अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जब कभी बैठे बैठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा बिलवरी दिया आ जाता है जो मध्यम लौ से जल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे। मैं, आपा और अम्मी जान कि छोटा बुद्धू भागता हुआ आया। इन दिनों बुद्धू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान मैं भी ब्याह करूँगा। वाह, अभी से? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बुद्धू, तुम्हारा ब्याह आपा से कर दें? बुद्धू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों, आपको क्या है, हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे। बुद्धू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं। बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा। बुद्धू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में ओपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बुद्धू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी? इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दुक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दुक, बुद्धू से पूछना तो आपा कैसी हैं। आपा ने तसद्दुक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मुनहमिक हो। हाँ तो कैसी है आपा? बुद्धू और बोले, बताऊं? बुद्धू चिल्लाया और उसने ओपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालबन उसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, बुद्धू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले, उसे हाथ में नहीं उठाते, उसमें चिंगारी है। वो तो जला हुआ है अम्मा, बुद्धू ने मुंह वसोरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं, उसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बुद्धू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा, उसमें आग है? उस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली और फूंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमुशर्रफ फूंकने मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी और वो गहराइयाँ इतनी अमीर थी कि बात उभरती भी तो भी निकल ना सकती। इस रोज़ बुद्धू ने कैसे पते की बात कही थी, मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम तो बस बैठी ही रहती हो। और वो मुस्कुराकर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई उसे किसी न किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ जाते। इधर बुद्धू चीखता, आपा मेरा दलिया। इधर अब्बा घूरते, सजादा अभी तक चाय क्यों नहीं बनी। बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है। और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी, मगर उसके बावजूद जाने कि उसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी ही रहती है और उसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है और चलती है तो चलती भी मालूम नहीं होती। उसके अलावा मैंने आपा को कभी कहकहा मारकर हंसते हुए नहीं सुना था। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खिल जाते और आंखें भीग जाती। हाँ तो मैं समझती थी कि आपा चुपकी बैठी ही रहती हैं, ज़रा नहीं हिलती और बिन चले लुढ़क कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। उसके बरक्स सायरा कितने मज़े में चलती थी, जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो। और अपनी खालाजाद बहन साजो बाजी को चलते देखकर तो मैं कभी ना उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इस तरह गर्दन मोड़कर पंजुम आवाज़ में कहे, हैं जी, क्यों जी। और उसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। सायरा और सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थी। दिन भर उनका मकान उनके कहकाओं से गूंजता रहता जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हो। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जा रहूं। हमारे घर रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली माँ और दिन भर हुक्के में गुड़गुड़ करने वाले अब्बा। इस रोज़ जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो ये है, मुझे बेहद गुस्सा आया। सज्जादा की माँ, मालूम होता है सायरा के घर में बहुत से बर्तन हैं। क्यों, अम्मा पूछने लगी। कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही
बजते रहते हैं और यह कहे लगते हैं जैसे मेले लगा। अम्मा तंग कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, ओफो, मेरा तो मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगते हैं। बाजार के इस मोड़ तक खबर हो जाती है कि फुला घर में लड़की जवान हो चुकी है। मगर देखो ना, हमारी सज्जादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खौलने लगा। बड़ी आई है सज्जादा। जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई। इस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा का मुंह चिढ़ाऊं। इसी बात पर मैंने दिन भर खाना ना खाया और दिल ही दिल में खौलती रही। अब्बा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़गुड़ कर लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा किताब खोल कर बैठ गए और घुटमुट करने लगे जैसे कोई भटियारी मकई के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे, और जब अब्बा घर पर ना होते तो वो भारी आवाज़ में गाया भी करते थे, जाने वो कौन सा शेर था। हाँ, चुप चुप से वो बैठी है, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा उन्हें गाते हुए सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात ना हुई तो वो बद्दू को हल्का सा थप्पड़ मार कर सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात ना हुई तो बद्दू को हल्का सा थप्पड़ मार कर कहती, बद्दू रोना, और फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे थे, उन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे, पहले तो बोर्डिंग में रहा करते थे। फिर एक दिन जब फूफी आई हुई थी तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतज़ाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी, कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी। वो कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बद्दू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही हैं? आपा, बद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी हैं, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं, अच्छा बुद्दू, आज तुम्हें ये देखो, इस तरफ तुम्हें दिखाएं। और जब बुद्दू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो मध्यम आवाज़ में कहते, अरे यार, तुम तो मुफ्त का ढिंढोरा हो। बद्दू चीख उठता, क्या हूँ मैं? इस पर वो मेज़ बजाने लगती, डगमग डगमग। ढिंढोरा यानी ये ढिंढोरा है, देखा, जिसे ढोल भी कहते हैं, डगमग डगमग, समझे? और अक्सर आपा चलते चलते उनके दरवाजे पर ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती, और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती। इस वक्त उसके सर से दुपट्टा सरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आ गिरती, और वो भीगी भीगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गा रही हो, मगर अल्फाज सुनाई ना देते। ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते, वो ठिठक कर यूं अपना दुपट्टा बाल और आंखें संभालती, गोया किसी बेतकल्लुफ़ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं, आपा और अम्मा बाहर शयन में बैठी थी। इसी वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बद्दू से कह रहे थे, मेरे यार, हम तो इससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो? वो गोल गोल परों वाला गेंद बल्ले से यूं टस टन टस, और सबसे ज़रूरी बात यह कि हमें मज़ेदार खाने पका कर खिला सके, समझे? बद्दू बोला, हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे। भाई साहब कहने लगे। बद्दू चीखने लगा, मैं जानता हूँ तुम आपा से ब्याह करोगे। हाँ। इस वक्त अम्मा ने मुस्कुराकर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पाँव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ़ थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह, तुम्हारी अपी फिरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी। आह थू। बद्दू ने कहा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपस से? बद्दू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला ढिंढोरा, लो तुम्हें ढिंढोरा पीट कर दिखाएं, ये देखो, इस तरफ डगमग डगमग। बद्दू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेज़ बजा रहे हो ना। हाँ, इसी तरह ढिंढोरा पीटता है ना। भाई साहब कह रहे थे, कुश्तियों में? अच्छा बद्दू, तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? मैं हूँ गामा और तुम बद्दू पहलवान। लो आओ, ठहरो, जब मैं 3 3 कहूँ। और उसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहा, अरे यार, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी ना रोक सकी, इसलिए उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था, और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया था ताकि आवाज़ ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जहनिया?
उनके मुंह से जानिया सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है, बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मज़ा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूँ महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्क से कोई बूढ़ी अम्मा सोना टेकती हुई आ रही हो। मगर भाई साहब को नाम बिगाड़ कर उसे संवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जानिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत न रहती और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो सज्जादा से सजदे कहा करते थे, मगर वो तो बात थी जब आपा छोटी थी। अब तो भाईजान उसे सिद्धे ना कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज़ में कहा, नहीं, आज स्वेटर बुनने में लगी रही। भाईजान बोले, और क्या बताऊं जानिया कि वो क्या चीज़ है? नशा है, नशा, खालिश शहद। तुम उसे ज़रूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है। यानी इम्तिहान के बाद ज़रूर पढ़ना। मेरे पास पढ़ी है। मैंने कहा, ज़रूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता। वहाँ लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइशगाह हो। दरसगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताला के बहाने मेला लगाओ। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठे रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीन। उसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो मैं खामखा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं। और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब, मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा बैठी हुई गुमसुम, आपा भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कंध से होठ चिपके जाते हैं। सज्जादा, 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 बेटी, क्या शक्कर इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है। आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी।